नमस्कार बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज हम उसके आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटोनॉमिक सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको स्पष्ट न दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ उसको। हाँ, ये देखिए आप। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके नर्वस सिस्टम का काम क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल इनवॉलेंट्री और विसरल फंक्शन। देखिए हमारी बॉडी में दो तरीके के न्यूरो फंक्शंस होते हैं। एक होता है जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, और दूसरा जो हमारी न्यूरो फंक्शन होता है वो होता है विसरल ऑर्गन फंक्शन। वो आपकी विल पावर पर या अपनी आपकी विल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ऑटोमेटिक। जैसी कंडीशन डेवलप होती है उसी तरह से वो काम करता है और आपकी बॉडी में उसी तरह का रिस्पॉन्स आता है। जैसे अगर हार्ट की बात आप कर लें तो हार्ट को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कंट्रोल कर सकते। हार्ट की बीट कभी आप कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हार्ट की बीट एक नेचुरल तरीके से, ऑटोनॉमिक तरीके से, जिसे हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दोनों सिस्टम आते हैं, उनका काम क्या होता है? जो हमारी अनैच्छिक इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रियाएं हैं या विसरल फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, जो विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, दीज आर रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, बाय टू डिफरेंट नर्वस सिस्टम, वन इज सिंपैथेटिक एंड अदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे देखिए, मसल्स के बाद स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड भी आती है। स्मूथ मसल्स और ग्लैंड, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड है, उसके भी कंट्रोल करती है ये। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी ये वाला सिस्टम अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है? अलाउ बॉडी फॉर फंक्शन, यहाँ बॉडी है, फॉर फंक्शन अंडर स्ट्रेस, यानी जब आप किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं? स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, तब हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो कौन सा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है? फाइट और फ्लाइट। ध्यान दीजिए, फाइट और फ्लाइट। अब जैसे अचानक हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसे सांप आ गया, कोई स्नेक आ गया या शेर आ गया, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? फाइट या फ्लाइट, या तो हम उससे लड़ेंगे या उससे भाग जाएंगे। तो उस वक्त इस इमरजेंसी केस में जो नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है वो आगे डिस्कस करेंगे। फाइट और फ्लाइट में काम करता है। उसके बाद इंटेंस स्केलेटल मसल एक्टिविटी, जैसे किसी कंडीशन में आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पर मसल की एक्टिविटी इंटेंस होगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। उस कंडीशन में भी हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम। अब अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो इसको मिटा देता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप समझ गए कहाँ काम करता है। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की।
अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, देखिए पैरा नर्वस सिस्टम, इसका काम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होगा मेंटेन फंक्शंस, मेंटेन्स फंक्शन इन रेस्ट। आप रेस्ट की कंडीशन में, इसे आप कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कह सकते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कह सकते हैं। उसके अलावा काउंटर बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या हुआ? मेंटेन फंक्शंस इन रेस्ट। मीन्स अब आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, आप रेस्ट की कंडीशन में हैं, आप एक नॉर्मल आप फिनोमेना में हैं, बैठे हैं, उठे हैं, सो रहे हैं। दीज कंडीशंस आर डेवलप्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद करने के लिए बता दूं, पैरा का मतलब पड़ा हुआ का मतलब रेस्ट, और सिंपैथेटिक का मतलब इन इमरजेंसी केसेस, फाइट फ्लाइट, इंटेंस मस्कुलर एक्टिविटी, इमरजेंसी, है ना। तो इन कंडीशनों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो सिंपैथेटिक का जस्ट उल्टा कौन काउंटर बैलेंस करेगा? पैरासिम्पैथेटिक, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काउंटर बैलेंस करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसका नाम है एड्रीनलिन या नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। इसे हम एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान से देखिएगा, इसे हम बोलते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? एक्टिवेट, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक्टिवेट करना, क्या करना? एक्टिवेट एंड प्रिपेयर बॉडी फॉर विग्रस विग्रस मस्कुलर एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? मस्कुलर एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस कंडीशन में भी, इमरजेंसी में भी, इमरजेंसीज। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसका नाम है एड्रीनलिन या नॉरएड्रेनालिन। ये एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर भी कहलाता है। इसका काम क्या है? बॉडी को एक्टिवेट करना ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी, स्ट्रेस कंडीशन एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। दिख रहा है सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप। अब हम बात करते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग की। अभी हम सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। देखिए एड्रीनर्जिक ड्रग किसे कहते हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग, तो देखिए एड्रीनर्जिक ड्रग वो होती है जिसको जो एड्रीनलिन या नॉरएड्रेनालिन की मिमिक्री करे, एड्रीनलिन की मिमिक्री करे, मिमिक द एक्टिविटी, ठीक है। भाई ड्रग क्या होती? ड्रग हम बाहर से देते हैं, तो जो एड्रीनर्जिक ड्रग होती है वो किस तरह होनी चाहिए? एड्रीनलिन की तरह होनी चाहिए या नॉरएड्रेनालिन। जब हमारी बॉडी में एड्रीनलिन की ज़रूरत है तो हम उसे ड्रग के रूप में देंगे, और वो ड्रग भी हमारी एड्रीनलिन या नॉरएड्रेनालिन की तरह होनी चाहिए। उसकी मिमिक्री का मतलब होता है एगोनिस्ट कह सकते हो आप, एक मिमिक करती है, उसका उसी की तरह फंक्शन करती है। अभी आगे फंक्शन देखिएगा। तो एड्रीनर्जिक ड्रग जो होती है वो मिमिक द एक्शन ऑफ
हम देखिए एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं नॉर एड्रेनलिन को, एक ही नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ध्यान से देखिए, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों को हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं। ये ड्रग जो हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग होती है, इन्हीं की मिमिक्री करती है, इन्हीं को मिमिक करती है और इन्हीं जैसा एक्शन शो करती है जैसा कि एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन ड्रग्स करती है। अब इसका यूज क्या होगा? अब आप कहेंगे कि भाई ड्रग क्यों लेंगे हम? तो अगर किसी को एक्यूट अटैक आया है, एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ध्यान से इसका यूज देख लीजिए, ब्रोंकियल अस्थमा का एक्यूट अटैक आया है, तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें लंग्स की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तो हम सिम्पैथोमाइमेटिक भी कह सकते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग को, तो सिम्पैथोमाइमेटिक या एड्रेनर्जिक ड्रग देंगे। दूसरा यूज क्या हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब किसी का हार्ट काम करना बंद कर दिया है, एलर्जिक रिएक्शन के केस में भी हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन के बाद नाजल डीकंजेस्टेंट के रूप में भी इसका यूज होता है, नाजल डीकंजेस्टेंट के रूप में भी इसका यूज होता है, और एपेटाइट सप्रेसेंट भी है। सवाल ये होता है कि एपेटाइट, भूख कौन मारना चाहता है? सप्रेसेंट, भूख कौन मारना चाहता है? जिसे ज़्यादा भूख लगती हो, बात समझा, जिसे ज़्यादा भूख लगेगी वही तो एपेटाइट को सप्रेस करना चाहेगा। यानी आप कह सकते हो कि जिस व्यक्ति का वेट बढ़ रहा हो, ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसे नीचे करता हूँ, हाँ, एपेटाइट सप्रेसेंट, ध्यान से देखिए, तो एपेटाइट सप्रेसेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखिए आप, एपेटाइट सप्रेसेंट का यूज किया जाएगा, में यूज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, एपेटाइट सप्रेसेंट के बाद यूज हो गया, आपका यूज समझ में आ गया। एड्रेनर्जिक ड्रग कहाँ यूज होती है, एड्रेनर्जिक ड्रग का फंक्शन क्या है, या एड्रेनर्जिक ड्रग का दूसरा नाम क्या है। अब हम दूसरे टॉपिक पर पहुँचेंगे। देखिए थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो शुरू होगा वो होगा कि हाँ, देखिए अब सवाल होता है कि साहब नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन की सिंथेसिस बॉडी में कैसे होती है। जब कोई बॉडी में सिंथेसिस होती है तो हम उसे बोलते हैं बायोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसे क्या बोलते हैं? बायोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन की सिंथेसिस बॉडी में कैसे होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायोसिंथेसिस। एक मिनट, हाँ ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब एक्चुअली एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को हम CAS यानी कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइंस। क्लियर होगी बात? इसको हम कैटेकोलामाइंस भी कह सकते हैं। और इस कैटेकोलामाइंस के अंतर्गत न केवल एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन है बल्कि इसके अंतर्गत डोपामीन भी है, इसके अंतर्गत सीरोटोनिन भी है, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन तो है ही है, आप जानते ही हैं। ये सारी जितनी भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, चाहे वो डोपामाइन हो, चाहे एड्रेनलिन हो, चाहे नॉर एड्रेनलिन हो, चाहे वो सीरोटोनिन हो, ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आएंगे और इनको हम कैटेकोलामाइंस कहेंगे। इनकी सिंथेसिस अमीनो एसिड से होती है
और उस अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानीन। क्या नाम है? फिनाइल एलानीन। देखिए फिनाइल एलानीन की टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये बनाता है, क्या बनाता है? कैटेकोलामाइन्स, यानी ये सारी चीज़ें बनाएगा। ठीक है, स्टेप अलग अलग है। इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को सप्रेस करने वाला जो एंजाइम है, केमिकल है, वो है अल्फा मिथाइल पैरा टायरोसिन। ठीक है, अल्फा मिथाइल पिटायरोसिन। अब अगर इसको ये इनहिबिट करता है तो ये इनहिबिट हो जाएगा, जाहिर सी बात इनहिबिट हो जाएगा। अगर ये इनहिबिट होगा तो इससे बनने वाले कैटेकोलामाइन्स भी बनना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब ज़रूरत होगी तो इसकी सिंथेसिस रोक दी जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर हम दूसरे हार्मोन्स की बात करें या न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, 5-HT, इसको हम लोग टायरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी आपके ब्रेन में रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका मेन फंक्शन होता है ब्रेन को क्या करना? एक्टिव रखना, ब्रेन को काम की स्थिति में रखना। काम का मतलब होता है कि उसको सप्रेस करना, मतलब कहने मतलब कोई डिप्रेशन की कंडीशन में है तो सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो ये जो आपने देखा सिंथेटिक प्रोसीजर, अगर इसको हम केमिकली देखें, देखिए केमिकली देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जो है टायरोसिन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बायोसिंथेसिस है। टायरोसिन और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में बनता है डोपा। क्या बनता है? डोपा। देखिए अगर हम टायरोसिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो अब ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को। ये है, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर CH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ C होगा, यहाँ H होगा, यहाँ COOH होगा और यहाँ होगा NH2। ठीक है, तो टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बना? डोपा बना। और इस डोपा को अगर हम ध्यान दीजिए, L-अमीनो डी कार्बोक्सिलेज, नोट करते जाइए सब लोग, L-अमीनो डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये बनाता है डोपामाइन। अब डोपामाइन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। यहाँ OH रहेगा, यहाँ भी OH रहेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2 और NH2 बन जाएगा। इस डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन बनाना है, तो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में बन जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। ध्यान दीजिएगा, नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। देखिए आपका जो OH ग्रुप है वो तो वही रहेगा नॉरएपिनेफ्रिन में, बस क्या हो जाएगा? OH रहेगा। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि CHOH रहेगा और यहाँ बन जाएगा आपका CH2NH2। इसका नाम हो गया नॉरएपिनेफ्रिन। इसमें और इसमें, इन तीनों में फ़र्क आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये है डोपा, ये है डोपामीन और ये है नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन से अगर हमें एपिनेफ्रिन बनाना है तो N-मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन जाता है एपिनेफ्रिन। क्या बन जाता है? एपिनेफ्रिन।
एपिनेफ्रीन, ये बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बना एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो आपने देखा नॉरएपिनेफ्रीन, आपने देखा एपिनेफ्रीन, स्ट्रक्चर को आपने देखा। एपिनेफ्रीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में बना, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल में जो है आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, कैसे ये बायोसिंथेसिस हुई, एक बार फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन रहा है। पहले तो ये केमिस्ट्री की ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, देखिए टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपा बना रहा है, जिसका स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं। एल अमीनो डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यहाँ -CO2 हो जाए। अब CH2 NH2 बचा। अब डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, बीटा हाइड्रोक्सिलेज का मतलब बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल का एडिशन हो गया, तो CHOH हो गया, CH2 NH2 हो गया, ये नॉरएपिनेफ्रीन हो गया। और एन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एपिनेफ्रीन बन गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एपिनेफ्रीन का किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टायरोसिन का स्ट्रक्चर है वो देखिए यहाँ पर OH लगा हुआ है, बेंजीन रिंग CH2 CH COH NH2, यहाँ पर केवल NH2 है। और डोपा में देखिए CH COH NH2 केवल एक OH बढ़ गया है। तो इस तरह से डोपा में चेंजेज आया। अगर हम लास्ट में एपिनेफ्रीन का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए CHOH रहेगा, CH2 रहेगा, बस NHCH3 हो जाएगा। जहाँ पर देखिए CHOH CH2 NH2 था नॉरएपिनेफ्रीन में, बस अंतर क्या आया कि जहाँ एक H हटाकर यहाँ क्या लगा दिया गया, CH3 लगा दिया गया। इस तरह से एपिनेफ्रीन का। तो आज का हमारा यही टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किन किन ड्रग की स्टडी करेंगे, किन की हम सिंथेटिक प्रोसीजर देखेंगे और किसका SAR देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर स्टडी करिए। रेगुलरिटी इज मस्ट फॉर सक्सेस। ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे, जितनी बार हमारा वीडियो देखेंगे, उतनी बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।